नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः आप सभी का मेहरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो अब हम जो हमारा राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अनुसार राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में भी हम अनुच्छेद 55 तक बात कर चुके थे। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का उपयोग करेगा। साथ ही हमने इसी अनुच्छेद में पढ़ा था कि संघ की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और उन सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमने अनुच्छेद 54 पढ़ा। अनुच्छेद 54 में हमने पढ़ी निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो आपको तीन चीज़ें हैं याद रखनी है। पहला, संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा मैंने बताया संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं विद्यमान हैं उनके निर्वाचित सदस्य। और वर्तमान में कितनी विधानसभाएं हैं जहां कितने संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा विद्यमान है? आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी और दिल्ली, 3 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमने अनुच्छेद 55 के बारे में बात की। अनुच्छेद 55 को भी हमने काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है। तो हम बात करें एकल संक्रमण आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके बाद में हमने इसी में पढ़ी एक प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालने का सूत्र हमने ज्ञात किया। तो हमने सबसे पहले ऊपर राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और भाग चिन्ह 1000, ठीक है। इसके बाद में हमने इसी प्रकार किसका संसद सदस्य का, प्रत्येक संसद सदस्य का मत मूल्य भी हमने निकाला था। तब हमने क्या किया था कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मतों का योग ऑब्लिक, यानी कुल मतों का योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसमें कोई भाग चिन्ह वगैरह नहीं था। इसके बाद में हमने इसके दौरान पढ़ा कि भाई यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो जनसंख्या के आंकड़े काम में लिए जाते हैं वो 1971 के आंकड़े काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और इनका आधार वर्ष 1971 है। कब तक रहेगा? 2026 तक। ये प्रावधान हमने कब किया? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा हमने ये प्रावधान संविधान में किया था, ठीक है। अब सवाल बनता है राजस्थान से कितने सदस्य? तो मैंने आपको बता ही दिया 235 सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य कितना है? 129। प्रत्येक विधानसभा सदस्य की बात कर रहा हूं मैं, ना कि प्रत्येक राजस्थान का जो सदस्य भाग, राजस्थान का निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है उसकी। क्योंकि यदि वो पूछता है कि राजस्थान से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक सांसद का मत मूल्य होगा। देखो, सांसद जितने भी हैं पूरे देश में सबका एक समान मत मूल्य है। कितना है? 708। तो हमारे राजस्थान के सांसद का कितना होगा? 708, भले वो राज्यसभा का हो भले वो लोकसभा का हो, ठीक है दोस्तों। क्लियर रखना, कुछ ऐसे टिपिकल सवाल कई बार एग्जामिनर थोड़ा मूड में होता है तो सवाल बना के डाल देता है और हम पढ़ा हुआ होता है लेकिन फिर भी हम उसका आंसर नहीं दे पाते। हमारे सामने ये कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन कंसेप्ट को समझ के कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है और पढ़ता है तो वो लंबी रेस का घोड़ा कहलाता है, यानी कि उससे लंबे समय तक सारी चीजें याद रहती है दोस्तों। तो आइए हम आज बात करते हैं अनुच्छेद 56। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 देखो किसकी बात कर रहा है? टेन्योर, यानी कि कार्यकाल। अब किसका कार्यकाल? यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, या आप इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि पद पर रहने की अवधि क्या होगी। तो देखो, इसका जो पहली धारा है वो यही प्रावधान करती है कि राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से पद धारण करने की तिथि से
5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा या 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। लेकिन अब यहां पे कुछ कंडीशंस ऐसी भी तो उत्पन्न हो सकती है ना दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। किन परिस्थितियों में हो सकता है, कैसे हो सकता है, स्वयं के द्वारा कैसे होगा? यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के लिए अगर हम बात करें स्वयं राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाए, तो देखो इसी के अंदर अनुच्छेद 56(1) की ये उपधारा कौन सी है? ए, जिसको हम हिंदी में कैबी कहते हैं। ये क्या कहती है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है। याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। पहली चीज तो क्लियर हो गई, यही बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है साहब। दूसरा प्रावधान पद खाली होने का, तो यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इसको ध्यान से देखो। ये जो बी पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो यहां से जो सवाल बनते हैं, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण, शब्द देखना, अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। देखो दोस्तों, यहां जो आपके सवाल इस पैरा तक जो सवाल बनने वाले हैं उनके बारे में अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो पहला ही सवाल राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल पर पूछता है, तो वो हमारा अनुच्छेद 56 होगा। डेफिनेटली इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वो पूछता है कि राष्ट्रपति कब तक पद पर रहता है, कि राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक। यानी कि जिस तिथि को राष्ट्रपति पद धारण करेगा उस तारीख से पूरे 5 साल के लिए उसका कार्यकाल होगा। अब इस दौरान यदि इस अवधि के दौरान वो चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है, और त्याग पत्र किसे दे सकता है? त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को आज तक ज्ञात होगा कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। लेकिन किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, सवाल ये बनता है दोस्तों वर्तमान में। क्योंकि वर्तमान में जो सवाल बनते हैं वो कुछ नए बनते हैं। नए का मतलब ये है दोस्तों, चीजें पुरानी हैं और उससे संबंधित थोड़ा गहराई में पूछ लेता है, और कुछ भी नहीं है। तो हमें पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग, लेकिन देखो ये जो सिलेबस है ये पुलिस, पटवार, रीट तीनों में ही काम आने वाला है, और अन्य जितनी भर्ती परीक्षाएं जो इनके समान हैं उनमें भी काम आने वाला है। ठीक है, तो पद धारण करने की तिथि से कब तक? 5 वर्ष तक।
पहली बार क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। किसको देगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 56 में। अगर वो सीधा सा पूछेगा तो पहले क्या पूछेगा, अनुच्छेद 56, और यदि पूरा पूछेगा तो अनुच्छेद 56(1)(a). पूरा वो बहुत बड़े जो कंपटीशंस होते हैं सेकंड ग्रेड से ऊपर के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछता है, लेकिन अगर राजस्थान पुलिस, पटवार वगैरह में मैक्सिमम कहाँ से पूछेगा, 56, बस इतना ही। ठीक है। इसके बाद में कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर, याद रखो, और कोई शब्द नहीं है और कोई शब्दावली नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाओगे आप, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर। ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध करने पर, राष्ट्रपति की गाड़ी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर। बहुत सारे सवाल लोग बाग बनाते हैं, पूछते हैं, तो मैं आपको एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण के आधार पर। वहां लिखा होगा पद के दुरुपयोग के आधार पर। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो अपन बात करें अलग से डिफाइन किया गया हो। पूरे संविधान में एक ही शब्द दिया गया है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तभी हम उसे हटा सकते हैं। और तब हम उसे हटाएंगे किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 61 के आधार पर। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 61 में ही महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। देखो वर्णित यानी कि वर्णन कहां है, महाभियोग प्रक्रिया का अनुच्छेद 61 में। ठीक है, प्रक्रिया के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। तो अब आपसे यहां जो सवाल बनते हैं वो दो सवाल बनते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का उल्लेख है। ध्यान से सुनना मेरे सवाल। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 60। कौन सा होगा, अनुच्छेद 56। हटाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 56 में है। अगर सवाल आता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है, महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है, वर्णन कहां है, वर्णन पूछे तो अनुच्छेद 61, और यदि पूछे कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख, तो उल्लेख अनुच्छेद 56 में भी है और अनुच्छेद 61 में भी है, क्योंकि 61 में तो उसका वर्णन है और अनुच्छेद 56 ये प्रावधान करता है कि उसे महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया को परिभाषित कहां किया गया है, अनुच्छेद 61 में। अब सवाल बनता है राष्ट्रपति को पद से हटाने में कौन से दो अनुच्छेद सहायक हैं, अनुच्छेद 56 और 61। ठीक है, तो हम बहुत ही जल्द आपके लिए इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, जिससे आपके पढ़ने के बाद में भी आपके दिमाग की एक्सरसाइज रीजनिंग की तरह हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप तैयार हैं? तो हम आगे बात करते हैं। अब देखो इसी प्रकार सी, अगली बात हम करें तो इसी में एक और प्रावधान किया गया है कि वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। अब इस लाइन से क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका अर्थ यही है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। यानी कि जब तक नए राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होता है, जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा होके वो पद ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, तब तक वर्तमान में जो राष्ट्रपति पद पर है उनकी अवधि भले ही 5 वर्ष पूरी हो गई हो, लेकिन वो तब तक अपना पद नहीं छोड़ेंगे जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर इस पद पर विराजमान होने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान से सुन लेना, पहला ही प्रावधान करता है कब तक धारण करेगा, 5 वर्ष तक।
ठीक है, लेकिन 5 वर्ष के अंदर अंदर इलेक्शन कराना आवश्यक है, यानी कि 5 साल पूरे होने से पहले राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य है, ऐसा भी उल्लेख किया गया है। अब 5 वर्ष से अंदर करवाएंगे तो बेसिक सी बात है, नया राष्ट्रपति पहले आ ही जाएगा। लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति का चुनाव यदि हम नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, वर्तमान राष्ट्रपति ही तब तक कार्य करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होगा। तो आपसे बस सीधा यही पूछेगा कि अब वर्तमान में क्या है कि इनसे संबंधित अनुच्छेद पूछते हैं, या तो पूछेगा राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। नंबर 2, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नंबर 3, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नंबर 4, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक वर्तमान राष्ट्रपति कार्य करेगा। चारों ही सही हैं। अब यहां एक और विशेष प्रावधान है, यदि आप लोगों को सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 56(2) विशेष प्रावधान करता है दोस्तों। देखो, अनुच्छेद 56(2) क्या बात कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जब उपराष्ट्रपति को देगा, किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, किसकी सूचना, त्यागपत्र की सूचना, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब आप कहेंगे साहब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को क्यों देगा, क्या कारण है, क्या आवश्यकता है। देखो दोस्तों, यहां आवश्यकता जरूरी है। यदि हमारे देश की प्रथम नागरिक अर्थात भारत के राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है तो वो किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति के पास जब त्यागपत्र आ जाता है तो बेसिक सी बात है, तुरंत प्रभाव से जैसे ही वो त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, तुरंत प्रभाव से, बिना समय गंवाए। अर्थात अगर मैं ये कहूं तो 1 मिनट का समय भी नहीं गंवाया जाएगा, हाथों हाथ ये प्रक्रिया पूरी प्रोसेस होगी। यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है त्यागपत्र स्वीकार जब किया जाएगा तब वो इस बारे में शपथ ग्रहण कर लेगा कि भाई मैं भारत का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने जाएगा तो बेसिक सी बात है कि राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। वह तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। अब 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के इलेक्शन कराना अनिवार्य है, आपको ज्ञात हो तो। यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त, अनुच्छेद 62 में हम पढ़ेंगे ये चीज, यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं भी परिस्थितियों में खाली हो जाए तो उन सभी परिस्थितियों में 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर पूरा होना आवश्यक है। इसीलिए भारत का उपराष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को सूचना भेजता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेजता है कि आप तुरंत प्रभाव से नए राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि भाई इसको सूचना देने का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्योंकि संसद के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के में। और इसीलिए जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं इनके द्वारा निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखा जाता है और संबंधित जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं उनको भी ये पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो तिथियां वगैरह वो तो सब निर्वाचन आयोग अनाउंस करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं कि भाई आप जो है बिल्कुल तैयार रहें आप लोग। ठीक है, तो यहां से आपका पहला तो ये क्लियर हो गया कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 56 आपका क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 56 में यही बात बताई गई है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगले अनुच्छेद की बात करूं। अब देखो दोस्तों, अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 57 यहां पर क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी, अर्थात ये बात करता है पुनर्निर्वाचन की। पुनर्निर्वाचन तो हम बात करें यानी कि
कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव पुनः लड़ सकता है? तो इस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव पुनः वही व्यक्ति लड़ सकता है जो पहले राष्ट्रपति के पद पर रह चुका है। अर्थात पुनर्निर्वाचन का पात्र कौन है? वह व्यक्ति जो ऑलरेडी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुका है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऑलरेडी रह चुका है, वही क्यों? देखो, पुनर्निर्वाचन, ध्यान से देखना, यह अनुच्छेद कह क्या रहा है। अनुच्छेद की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। देखो, संविधान के अंतर्गत शब्द और शब्दों के अर्थ ही, जो अर्थ हैं उन्हीं का मीनिंग होता है। अगर अर्थों का अर्थ, जो संविधान के अंदर जो शब्द हैं, यदि उनका अर्थ आपको पता है, इसका मतलब है कि संविधान से संबंधित सटीक जानकारी आपके पास है। यदि आप उस लैंग्वेज को, उस भाषा शैली को नहीं पहचान पाए, तो हो सकता है आप एग्जाम के दौरान क्वेश्चन का आंसर गलत कर दें। ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। अब देखो, पुनर्निर्वाचन किसका होता है? पुनः निर्वाचन, यानी कि जो पहले निर्वाचित हो चुका है, जो पहले निर्वाचन में जीत चुका है, जो पहले निर्वाचित हो चुका है, यानी कि यहां बात की है पहले से निर्वाचित, यानी कि अब इसका अर्थ यह हो गया कि वह व्यक्ति जो पहले से राष्ट्रपति के पद पर काम कर चुका है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पहले से कार्य कर चुका है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो यहां आपके सामने कुछ चीजें बताई गई, मैं उनको साथ में लिख भी देता हूं। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति या राष्ट्रपति पद पर रह चुका व्यक्ति, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, किसके अधीन? संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अब आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, यानी कि जो पहले राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुका है। ठीक है, पड़ोस में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ट्रैक्टर्स वगैरह आते जाते रहते हैं, तो बीच बीच में नॉइस आती है कई बार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हम बात कर रहे थे जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुका है वही पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। उपबंधों, यहां ये बात बताई गई है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए जिन योग्यताओं का, जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है, वे पुनर्निर्वाचन वाले राष्ट्रपति पर समान रूप से लागू होंगी। ठीक है, एक लाइन में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आगे तो हम उनको पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जो है फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट लिख लीजिए, ताकि मैं दूसरे अनुच्छेद की बात करूं। अगले अनुच्छेद की हम बात करेंगे दोस्तों। अब
आप इसको ये कहें पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य व्यक्ति, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र व्यक्ति, ठीक है, कुछ भी आप इस अनुच्छेद के अनुसार वो अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है। अब देखो अनुच्छेद 58, आप किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 58, और ये क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, देखो क्वालिफिकेशन अर्थात योग्यताएं, अर्थात अनुच्छेद 58। तो ये क्या कहता है? ये कहता है, पहली बात ये कहता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। नंबर 2, अब भारत का नागरिक तो 10 साल का बच्चा भी है, 20 साल का भी है, 25 साल का भी है, 30 साल का भी है, 35 साल का भी है, 50 साल का भी है और 100 साल का भी है। तो इसके लिए आयु सीमा का भी निर्धारण किया गया है, अर्थात उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, एक ही बात है। न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 35 साल का, ठीक है साहब। अब 35 साल के भी बहुत सारे लोग हैं भारत की जनसंख्या में, जो भारत के नागरिक भी हैं, 35 साल के भी हैं। लेकिन यहां पे एक और चीज फिर आगे जोड़ी गई है कि साहब क्या किया जाना चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब देखो दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं भी बहुत सारे लोग भारत में रखते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे उपराष्ट्रपति आएगा वहां पे चीजें सारी सेम होंगी और आपके सामने सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति की जब बात करेंगे तो लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा? राज्यसभा। बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो आपके सामने ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 58 का जो पहली उपधारा, दूसरा और तीसरा, इसी के बाद हम बात करें अनुच्छेद 58, ठीक है। अनुच्छेद 58 में आगे आपका जो पॉइंट है यहां बताया गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा है, पद धारण करने जा रहा है, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं में एक और पॉइंट है कि वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा, वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर लाभ का पद, मैं हमारे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया लाभ का पद। देखो, अगर एक शब्दों में कहूं तो आपको सीधा सा अगर मैं समझाने का प्रयास करूं दोस्तों, तो लाभ का पद का अर्थ यहां से यही है कि सबसे पहले वो सरकारी सेवा में ना हो। किसमें नहीं हो? सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी सेवा में आने वाले सभी पद लाभ के पद हैं। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो संविधान में इसकी कहीं भी कोई व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन संविधान में सिर्फ ये बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य के राज्यपाल, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक और इसी के साथ में राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। समय समय पर सरकार ने एक अलग से एक्ट बनाया, जनप्रतिनिधि अधिनियम, और उसमें संशोधन किया कि भाई कौन कौन जो है
लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। तो वर्तमान में लगभग 150 पद ऐसे हैं जो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब अगर इसको हम सामान्य से समझने का प्रयास करें तो लाभ का मतलब, पद का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति एक साथ 2 पदों पर कार्य नहीं करेगा। पहली कंडीशन, कोई व्यक्ति एक साथ 2 पदों पर कार्य नहीं करेगा, और यदि करता है तो वे सुविधाएं और सैलरी केवल एक ही पद की लेगा, दूसरे पद की सुविधाएं और सैलरी प्राप्त नहीं करेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लो आप किसी एक पद पर काम कर रहे हैं, आप किसी एक पद पर काम कर रहे हैं, घर में आपका कोई पद है, आप उसी पे काम कर रहे हैं, उसके से आपको सैलरी भी मिल रही है और उससे आपको सुविधाएं भी मिल रही है। सुविधाएं मतलब आपको, जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको फर्नीचर मिलता है, गाड़ी मिलती है, ये सारी आपको नौकर चाकर मिलते हैं। तो ये क्या है? सुविधाएं हैं। टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सरकार की तरफ से सब कुछ फ्री है। तो ये क्या है? सुविधाएं हैं। तो आपको ये सारी सुविधाओं का उपयोग आप कर रहे हैं, सरकार से आपको सैलरी भी मिल रही है, दोनों चीज आप निर्भर हैं। लेकिन इसी के साथ यदि आप किसी अन्य पद पर भी काम करते हैं और वहां से भी आप सैलरी ले रहे हैं और वहां की जो सुविधाएं हैं उनका भी यदि आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप किसके दायरे में आएंगे? लाभ के पद के दायरे में आएंगे। और अन्यथा यदि आप एक पद पर रहते हुए दूसरे पद की सुविधाओं और वेतन अगर आप नहीं उठाते हैं तो आप लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसा भी प्रावधान वर्तमान में कुछ किया गया है। लेकिन सरकारी सेवा के समस्त सरकारी अधिकारी जो भी हैं वे सब लाभ के पद के दायरे में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं यहां से थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फटाफट से आप इसको उतार लीजिए ताकि इससे आपके जितने भी जो कंसेप्ट हैं वह क्लियर हो जाएंगे। अनुच्छेद 58 1 A B C ये इस प्रकार है दोस्तों। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको A B C और ये आपका दूसरा है, ठीक है। यानी कि यहाँ राष्ट्रपति की पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति को निम्न योग्यताओं का पूर्ण करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। भारत का नागरिक होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग आर्टिकल्स भी गलत करें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा कि आपका अनुच्छेद 58(1)A भारत का नागरिक हो, B न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, C लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और 58(2) में कहा गया है कि लाभ का पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तुरंत प्रभाव से आप इसको उतार लीजिए ताकि हम अगले अनुच्छेद की तरफ चलें और उसकी बात करें दोस्तों। लिख लिया दोस्तों? अब देखो इसी अनुच्छेद में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जैसा मैंने आपको बताया वो चीज लिखी हुई कि लाभ के पद के दायरे में कौन नहीं आएगा। यहां इसका स्पष्टीकरण अनुच्छेद में दिया गया, तो आप उसे भी साथ में लिख लीजिएगा कि लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन कौन नहीं आता है? तो सबसे पहले आपका राष्ट्रपति, फिर आपका उपराष्ट्रपति, फिर आपका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल। तो हम पहले लिख लेते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर सीधा लिख ले संघ के मंत्री। अब संघ के मंत्रियों का मतलब यहां ये हो गया दोस्तों, इसको अगर मैं क्लियर करके बता दूं तो आपका प्रधानमंत्री प्लस सभी मंत्री, ठीक है। अलग से आपको ऐसा नहीं है कि आप अलग से कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। संघ के मंत्री के रूप में ही प्रधानमंत्री कार्य करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मंत्रियों को, संघ सरकार में मंत्रियों का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, राज्य सरकार में मंत्रियों का प्रधान होता है तो कौन होगा? मुख्यमंत्री, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें राज्य में, तो राज्य में हम बात करें राज्यपाल, कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के साथ में कौन होता है? यहां ऐसा कोई उपराष्ट्रपति के समान कोई पद होता नहीं है। संघ के राज्यों की मंत्री यहां पे कौन से हो जाएंगे? संघ के मंत्रियों के समान कौन से मंत्री होंगे?
राज्य के मंत्री होंगे दोस्तों। कौन से मंत्री होंगे? राज्य के मंत्री होंगे। देखो इक्वलिटी आप करके थोड़ा देख लेना, ताकि इससे आपको अच्छा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि हम बात करें संघ के मंत्री हो गए, और संघ के मंत्रियों भी मैंने आपको बताया, एक तो आपके सीएम अर्थात मुख्यमंत्री, और साथ में आपके जो अन्य जितने भी मंत्री हैं वे सभी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। क्लियर है आपको यहां तक? इसी के साथ में यदि आपको बता दूं तो आपके संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके प्रशासक हैं। ठीक है, जो संघ शासित प्रदेश हैं ये जो प्रशासक हैं ये भी लाभ के पद के दायरे से बाहर है। लेकिन दोस्तों इस अनुच्छेद में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। यदि हम बात करूं, जैसे मैंने कहा 150 पद हैं तो उसमें ये भी एक पद शामिल है, लेकिन यहां पे यदि मैं बात करूं इस अनुच्छेद के अंतर्गत इन्हीं पदों का वर्णन है। ये जो आपके पद बताए गए हैं यही पद शामिल हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंतर्गत ये भी आते हैं, तो ये भी इसी में शामिल माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से आप इसको उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल आपका 59 की। अनुच्छेद 59 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 59 कंडीशंस, शर्तों की बात करता है। अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होंगी? पहली बात, इसमें 4 प्रावधान हैं। आप पहले सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा, फिर मैं लिखूंगा। पहला प्रावधान कि राष्ट्रपति संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है तो जिस स्थिति को वह राष्ट्रपति का पद धारण करेगा उस स्थिति से उसका वह संसद या विधानसभा के सदस्य के रूप में जो पद था वह रिक्त माना जाएगा। नंबर 2 चीज, पहला देखो दोस्तों, ध्यान से सुनो। पहला क्या है? पहला आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यानी कि जो आपका संसद और विधानमंडल के जो सदन हैं उनमें से किसी भी सदन का क्या नहीं होगा? सदस्य नहीं होगा। और यदि है तो जिस स्थिति को वह राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करेगा, जिस तारीख को वह शपथ लेगा, उसी तारीख से उसका वह पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, अर्थात ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा, अपने आप खाली समझा जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, और राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा कर भी सकता है, त्यागपत्र पहले भी दे सकता है, लेकिन अलग से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नंबर 2 पॉइंट, यहां दूसरा 59(2) जो कहता है वो ये बात करेगा। यहां पर देखो मैं कह देता हूं सदस्य, इसको याद करने का ट्रिक यही है, सदस्य। नंबर 2 यहां पे बात करें लाभ का पद, पुनः आ गया, यानी कि राष्ट्रपति बनने के पश्चात राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। पहले तो क्या था? लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, और यहां क्या है? लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, यहां जो राष्ट्रपति है वो सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं प्रदान की जाती है उनका निःशुल्क उपयोग करेगा। और नंबर 4, यहां हम बात करें तो राष्ट्रपति के, जैसे हम बात करें वेतन, जो भत्ते हैं उनमें कटौती नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? जो आपका है कटौती नहीं की जाएगी। तो इनको हम डिस्क्रिप्टिव रूप में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में अगर पढ़ना है तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, उनका मानना भी है कि सर आप काफ़ी लंबी कक्षाएं लेते हैं, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हैं, इतना सारा थोड़ी याद होता है। तो मैं ये बता दूं, सारा याद होगा, एक एक पॉइंट याद होगा। होगा कैसे? जब आप पहले इसको पढ़ेंगे। दोस्तों पूरा पढ़ो आप। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो उसके बाद में छोटी सी ट्रिक में गागर में सागर भर जाता है। एग्जाम में वही लोग एग्जाम क्रैक कर पाते हैं जिन्होंने पहले पूरा पढ़ा है और फिर उन्होंने उसकी ट्रिक बना के शॉर्ट रूप में समाहित कर लिया।
अब राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें के साथ 4 पॉइंट है, सदस्य, लाभ, सुविधाएं और वेतन में कटौती, बस। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, व्याख्या कर सकता है, जिसने पढ़ा है वही तो व्याख्या कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो कैसे व्याख्या कर पाएगा, आप मुझे ये बताइए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इनकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं। आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो अब देखिए सदस्य, देखो यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा, उस तिथि से उसका वह पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यदि वह, यानी कि कौन, जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो निर्वाचित हो गए वह संसद या विधानमंडल का सदस्य है। यदि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने जाएगा उस तिथि से उसका वह पद, वह का मतलब क्या हो गया, संसद और विधानमंडल का जो पद के रूप में जिस पर वो सदस्य था वो पद अपने आप रिक्त मान लिया जाएगा, उसके लिए अलग से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब हमने बात की लाभ का पद। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से याद होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा अब नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखो नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने जो बात की वो मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा लाभ का पद। तो इसमें क्या लिखा गया, सीधा लिखा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। साथ में तीसरा मैंने बात की सुविधाएं। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला निवास सुविधाएं इत्यादि निःशुल्क हैं। यानी कि राष्ट्रपति को जो निवास, जिस राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं वो उनको निःशुल्क प्राप्त होता है। उसके लिए सरकार को उन्हें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता दोस्तों। और साथ ही में यदि हम बात करें तो वो जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, अर्थात उनके खाने का, पीने का जितना भी इंतजाम होता है, यदि वो किसी यात्रा पर जाते हैं तो उनसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, अर्थात सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है भारत के राष्ट्रपति के लिए। कितनी बड़ी बात है। ठीक है। और एक और प्रावधान यहां किया गया है इसी के संदर्भ में, नंबर 4, क्या नहीं कर सकते साहब, कटौती। अब कटौती किसमें नहीं कर सकते, यानी कि राष्ट्रपति को जो सुविधाएं वेतन, भत्ते इत्यादि जो प्राप्त होते हैं, राष्ट्रपति को सुविधाएं व वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती
कटौती नहीं की जा, कब नहीं की जा सकती? वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान। यदि मान लीजिए वर्तमान में रामनाथ कोविंद साहब इस समय राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हैं और उनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए निर्धारित है, साथ में उनको जो सुविधाएं और वेतन भत्ते मिल रहे हैं, तो तब तक यानी कि जब तक वो इस पद पर विराजमान हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर हैं, तब तक उनके जो वेतन के संबंध में, सुविधाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। अर्थात मैं संविधान की भाषा में कहूं तो उन सभी में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात आप क्या कर सकते हैं? सैलरी बढ़ा सकते हैं, वेतन भत्ते बढ़ा सकते हैं, सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनमें कमी नहीं कर सकते। यही प्रावधान कौन सा करता है? अनुच्छेद 59 इसी बात का प्रावधान करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि हम अगले अनुच्छेद की बात करें। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 59 समाप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 60 की। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है? ओथ अर्थात शपथ की बात अनुच्छेद 60 करने वाला है। शपथ कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। किस प्रकार होगा स्वरूप, इन सभी के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यदि मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? क्या कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे भी शपथ लेनी पड़ती है? इन सभी सवालों का जवाब आपको अनुच्छेद 60 में मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति पद की शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख करता है। अब सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो देखो, राष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसे शपथ, ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, ठीक है, यहां क्या करेंगे हम, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, यानी कि एक तो राष्ट्रपति जो निर्वाचित हो गया वो, अब मान लो किसी अन्य परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो व्यक्ति कार्य करेगा वो भी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, यानी कि जब ये लोग अपना पद ग्रहण करने जाएंगे उससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, अब यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और यदि ये नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। क्या लेंगे दोस्तों?
ओथ अर्थात शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, यहां से आपको पता है ही सही, ओ से क्या हो गया ओथ, और ओथ का मतलब क्या होता है शपथ, हिंदी अनुवाद जो होता है वो, यानी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वो किसी भी रूप में राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने जा रहा है, तो उससे पहले उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करना अनिवार्य है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में ही राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो दिया गया है और उसी के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। अब भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किस चीज की करते हैं? देखो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं वो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण, संविधान के संरक्षण, परिरक्षण व प्रतिरक्षण, तीन शब्द हैं दोस्तों, संविधान का संरक्षण, परिरक्षण व प्रतिरक्षण। यहां एक और चीज याद रखना दोस्तों, यदि आप मान लीजिए यदि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आप यहां चेंज कर लीजिएगा, संविधान के साथ साथ आपको विधि भी याद रखना है। हालांकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इतना डेप्थ में जाके वो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। एक तो क्या हो गया विधि व संविधान, ठीक है, विधि व संविधान का संरक्षण, विधि व संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण की शपथ ग्रहण करता है। तो आपके सामने ये तीन शब्द हैं, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। किसका? संविधान का और विधि का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अनुच्छेद जो 60 है वो काफी समझ में आया होगा और हमने इस पर काफी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और उम्मीद करता हूं वीडियो काफी लंबा हो गया है, लगभग 50 मिनट के आसपास ये हो गया है। तो अब हम जो अगले वीडियो में बात करेंगे वो इम्पीचमेंट की बात करेंगे, वो अलग से हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि उस पर हमें बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 की बात करेंगे, अनुच्छेद 62 की बात करेंगे, अनुच्छेद 72 की बात भी हम उसी के दौरान कर लेंगे। इसके बाद में हम अगला जो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त होगी जो वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे उन सभी की। और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।